मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठीय रसायन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोलाइडी विलयनों को हमने कितने कितने आधारों पर, कौन कौन से आधारों पर कितने वर्गों में बांटा था। इस वीडियो में हम कोलाइडी विलयनों को बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में जब देखा था तो हमने डीपी और डीएम यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर देखा था कि दो प्रकार के विलयन होते हैं, द्रव स्नेही विलयन और द्रव विरोधी विलयन। इनमें से द्रव स्नेही विलयन तो आसानी से सीधे ही मिलाकर बनाए जा सकते हैं, अतः उनके लिए हमें विशिष्ट विधि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो द्रव विरोधी विलयन होते हैं उन्हें हमें विशिष्ट प्रकार की विधियों से ही बनाने की आवश्यकता होती है। तो हम इस वीडियो में केवल द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों के निर्माण की बात करेंगे, ठीक है ना। तो द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं उनको तीन तरीके की विधियों से बनाया जा सकता है। भौतिक संघनन विधियां जो केवल भौतिक प्रक्रमों पर आधारित रहेंगी, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। रासायनिक संघनन विधियां जिसमें 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं का योगदान होगा। और परिक्षेपण विधियां जो 2 प्रकार की हैं, यांत्रिक परिक्षेपण और विद्युत परिक्षेपण, ठीक है ना। तो भौतिक संघनन में 3 विधियां हम पढ़ेंगे, विलायक विनिमय, संघनन वाष्पीकरण और अतिशीतलन। रासायनिक में 4, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और उभय अपघटन। परिक्षेपण में 2। तो एक एक करके इनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक संघनन विधियों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहली विधि है विलायक विनिमय विधि। देखो समझना है, इस बात को, प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। विलायक विनिमय विधि क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक ए पदार्थ है जो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में काम में लेना है, और एक बी पदार्थ है जिसको हमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में काम में लेना है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमें सॉल बनाना है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों आपस में नहीं मिलते, इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं है। तो जब इनके बीच में आकर्षण बल ही नहीं है तो ये सॉल कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा विलायक, एक ऐसा सी पदार्थ काम में लेंगे, ऐसा एक पदार्थ सर्च करेंगे, ढूंढेंगे जिसमें ये परिक्षिप्त प्रावस्था आसानी से घुल जाए, ठीक है, आसानी से घुल जाए। और ये जो विलायक है अब ये इस विलायक में आसानी से घुल जाए, यानी ये दोनों आपस में मिल जाने चाहिए और ये दोनों भी आपस में मिल जाने चाहिए, चाहे ये दोनों आपस में नहीं मिलते हों। तो क्या होगा, जब हम इसको इसमें घोलेंगे तो ये इसमें घुल जाएगा। फिर ये जो विलयन बन गया, इस विलयन को जब इसमें घोलेंगे तो जब ये विलायक इसमें घुलेगा तो ये विलयन भी इसमें ऐसे कैसे ही घुल जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि हमें गंधक का जल में सोल बनाना है, ठीक है ना, लेकिन गंधक जल में बिल्कुल नहीं घुलती। तो अब हम क्या करें, कोई ऐसा सी विलायक यूज करें जिसमें ये गंधक घुल जाए, है ना, और जो पदार्थ जल में घुल जाता हो। तो ऐसा एक पदार्थ अपने पास है एल्कोहल। सबसे पहले क्या करेंगे, गंधक को एल्कोहल में घोलते हैं, आसानी से घुल जाती है, पीले रंग का विलयन बनता है। और इस पीले रंग के विलयन को फिर जल में घोलते हैं। तो चूंकि एल्कोहल आसानी से जल विलय है तो ये पूरा विलयन भी इस जल में घुल जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो सारा एल्कोहल तो वाष्पित हो जाएगा और जल में गंधक का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इस विधि में डीपी को यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था को ऐसे विलायक में घोलते हैं जो डीएम में विलय हो, यानी कि परिक्षेपण माध्यम में विलय हो। फिर डीपी को उचित विलायक में घोलकर उसका विलयन बनाते हैं सबसे पहले। तो फिर प्राप्त विलयन को डीएम में यानी कि परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर डीपी का डीएम में कोलाइडी विलयन बना लिया जाता है। जैसे सल्फर को एल्कोहल में घोलने पर प्राप्त विलयन होता है, जो उस विलयन को फिर जल में घोलती हैं तो सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। पहले तो हमने डीपी को उचित विलायक में, डीपी मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था, उसको उचित विलायक में घोलकर विलयन बना लिया। फिर उस विलयन को हमने परिक्षेपण माध्यम में घोल दिया। तो पहले ये जो विलयन होगा पूरी तरह से डीएम में यानी परिक्षेपण माध्यम में घुल जाएगा। अब इसमें से जो हमने विलायक लिया था तीसरा, उसको वाष्पित करके उड़ा देते हैं, हटा देते हैं विलयन से, और हमें सॉल प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या किया, विलायक विनिमय किया, यानी एक विलायक के स्थान पर दूसरी विलायक को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। दूसरी विधि है अपनी संघनन या वाष्पीकरण विधि। संघनन या वाष्पीकरण विधि में हम क्या करते हैं, हम ऐसे पदार्थों के सॉल बनाते हैं जो द्रव रूप में या ठोस रूप में तो आपस में मिक्स नहीं होते या आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे की वाष्प अवस्था में वो आकर्षित हो जाते हैं।
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बात करें कि हमें मान लीजिए सल्फर का ही सोल बनाना है जल में, लेकिन अपने पास एल्कोहल नहीं है, तो हम क्या करें कि हम जानते हैं कि गंधक और जल आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर गंधक की वाष्प बनाई जाए और जल की भी वाष्प बनाई जाए तो ये दोनों आपस में आसानी से वाष्पित होकर मिक्स हो जाते हैं, और जब संघनित होते हैं, इनको संघनन करवाया जाता है, तो आसानी से ये सॉल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम वाष्पीकरण विधि में क्या करेंगे कि जो भी जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उसकी वाष्प बनाएंगे, इधर जिस परिक्षेपण माध्यम में बनाना है उसकी भी वाष्प बनाएंगे, दोनों की वाष्प को मिला लेंगे, वाष्प आसानी से समांगी रूप से मिश्रित हो जाती हैं, फिर इनको हम संघनित करेंगे, इनको ठंडा करेंगे, तो जब इनको ठंडा करेंगे तो हमें वांछित सॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इस विधि में डीपी यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था की वाष्प बनाकर उसे परिक्षेपण माध्यम की वाष्प के साथ संघनित किया जाता है, या फिर डीपी की वाष्प को डीएम में संघनित किया जाता है, या तो दोनों की वाष्प बनाकर संघनित करें, या फिर परिक्षिप्त प्रावस्था की वाष्प बनाएं उसको जल में संघनित करें, या परिक्षेपण माध्यम में संघनित करें, तो कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे मरकरी का सोल, सल्फर का सोल, जिंक का सोल, इन सबको क्या करते हैं, इनकी भाप बनाते हैं, और इनकी भाप को या तो जल में संघनित कर देते हैं, या इनके साथ जल की भी भाप बना लेते हैं, उन दोनों की भाप को मिलाते हैं, और फिर उनको संघनित करने पर हमें सोल प्राप्त हो जाता है। तो तीसरी विधि है अतिशीतलन विधि। अतिशीतलन का नाम से आपको समझ में आया होगा, अति मतलब बहुत ज़्यादा, शीतलन विधि का मतलब शीतलन करना है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, बहुआण्विक कोलाइड जो होते हैं उनको बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि हमें जिन दो प्रावस्थाओं का कोलाइडी विलयन बनाना है उन दोनों अवस्थाओं को आपस में मिला देते हैं, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों को मिला दिया, लेकिन उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के आकार इतने छोटे हैं कि वो अभी हमें कोलाइडी व्यवहार में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो हम उसका द्रुत शीतलन या अतिशीतलन करते हैं। जब उनको तेजी से ठंडा करते हैं तो उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उस परिक्षिप्त प्रावस्था की गतिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है, वह वांडर वाला आकर्षण बल बढ़ने लगते हैं और वो गुच्छ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो गुच्छ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो कोलाइडी आकार में हो जाते हैं, कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि जैसे HCl के सामान्य जलीय विलयन, ये एक सामान्य जलीय विलयन था, वो कोलाइडी विलयन नहीं था, का जब अति शीतलन किया गया यानी कि इसे बहुत ज़्यादा ठंडा किया गया तो बर्फ का HCl में कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये तीन विधियाँ हुई भौतिक संघनन विधियाँ, विलायक विनिमय द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा और अतिशीतलन द्वारा। अब अपन बात करते हैं रासायनिक संघनन विधियों की। रासायनिक संघनन विधियों में हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित होंगी: ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और उभय अपघटन। तो हम 4 प्रकार की जो विधियां काम में ले रहे हैं, इनसे चारों अलग अलग प्रकार के पदार्थों के सोल बनाने की विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण विधि की। ठीक है ना। तो देखो पहले तो एक चीज़ आप समझ लें, याद कर रहे हैं इस चीज़ को, ये हमेशा आपको याद रखनी है कि ऑक्सीकरण, अपचयन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है ना। और अपचयन विधि से हम हमेशा धातुओं के सोल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कि प्रकृति में धातुएं किसी न किसी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि यौगिक के रूप में का मतलब जैसे मान लीजिए Fe है, Fe2O3 के रूप में पाया जाता है, या एल्यूमिनियम है Al2O3 के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना। या गोल्ड है, गोल्ड AuCl3 के रूप में पाया जाता है। तो इनमें कोई ना कोई ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है। तो जब इन धातुओं के सोल हमें बनाने हैं तो इनको इनकी धातु रूप में अपचयित करना पड़ेगा, है ना। तो अपचयित करना पड़ेगा तो धातुओं की सोल कौन सी विधि से बनेंगे, हमेशा अपचयन विधि से। धातुओं के उल्टे क्या होती हैं, अधातुएं। ठीक है ना। और अपचयन की उल्टी प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम अधातुओं के सोल बनाएंगे, जैसे सल्फर का सोल, आयोडीन का सोल। ठीक है ना। ये सोल है, ये दोनों अधातुएं हैं। तो अधातुएं किसी न किसी यौगिक के रूप में पाई जाएंगी, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में पाई जाती है I2।
ठीक है ना, आयोडीन। तो जब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ये I2 में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे ही सल्फर को सोल बनाने के लिए हमें H2S का यूज़ करना पड़ता है, और इससे सल्फर का सोल बनाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन को हमें हटाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का हटाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो पहले तो दो चीज़ें तो ये याद हो गई हमें कि अपचयन द्वारा हम धातुओं के सोल बनाते हैं, जबकि ऑक्सीकरण द्वारा अधातुओं के सोल बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं हम जल अपघटन की। जल अपघटन की क्रिया में जल का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि H2O का यूज़ करना पड़ता है। H2O का मतलब होता है HOH। जब भी किसी एक लवण से अभिक्रिया करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभिक्रिया कराई FeCl3 की H2O से, तो ये बना लेगा FeOH होल थ्राइस और HCl निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन गया। ठीक है ना। तो हमें जब भी किसी धातु के हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना है तो वो हमेशा जल अपघटन विधि से ही बनाया जाता है। ठीक है ना। ऑक्सीकरण द्वारा अधातु का सोल, अपचयन द्वारा धातु का सोल, जल अपघटन द्वारा हाइड्रोक्साइडों का सोल। इसके अलावा अगर किसी भी लवण का सोल अगर हमें बनाना है तो हम काम में लेंगे उभय अपघटन या द्वि अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। किसी भी लवण का सोल बनाने के लिए हमें इस विधि का उपयोग करना पड़ता है। जैसे AS2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाना है तो आर्सेनिक सल्फाइड ना तो धातु है, अगर धातु होती तो अपचयन से इसका सोल बन जाता, ये ना अधातु है, अगर अधातु होती तो ऑक्सीकरण से सोल बन जाता, ना ही ये हाइड्रोक्साइड के रूप में है, अगर हाइड्रोक्साइड में होती तो जल अपघटन से सोल बन जाता। ये एक अपना एक लवण है और लवणों के सोल हमेशा उभय अपघटन विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में सल्फर, सेलिनियम, आयोडीन आदि जो अधातुएं हैं इनके सोल बनाए जाते हैं इनके यौगिकों के अपचयन से। जैसे H2S, इसका SO2 के द्वारा अपचयन किया गया है तो सल्फर का सोल हमें प्राप्त हो गया, सल्फर मिल गई। इसी तरीके से H2S का ऑक्सीकरण HNO3 के द्वारा किया जाए। सांद्र HNO3 एक बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इस ऑक्सीकारक के द्वारा इसका ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण किया जाएगा तो भी हमें सल्फर का सोल प्राप्त। इसी प्रकार H2S का अगर Br2 से अपचयन करवाया जाए, ऑक्सीकरण करवाया जाए तो HBr अलग निकल जाएगा, सल्फर का सोल प्राप्त होगा। ऐसी पर आयोडिक एसिड HiO3 के द्वारा जब हम HI का अपचयन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो आयोडीन पृथक हो जाती है और आयोडीन का सोल प्राप्त होता है। ठीक है ना। याद ये रखना है कि ऑक्सीकरण द्वारा हम अधातुओं के सोल बनाते हैं। अब बात करते हैं अपचयन विधि की। तो अपचयन विधि से किसके सोल बनाएंगे हम, धातुओं के सोल बनाएंगे। ठीक है, जैसे AuCl3 ऑरिक क्लोराइड है, गोल्ड का कंपाउंड है ये। ठीक है, इसका जब SnCl2 के द्वारा अपचयन करवाया जाता है तो SnCl2 तो खुद SnCl4 में ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि AuCl3 को Au में अपचयित कर देता है, और इस समय ये जो विलयन बनता है इसका पर्पल कलर होता है, इसीलिए इसको हम KCS पर्पल कहते हैं। ठीक है ना। कब, जब हमने ऑरिक क्लोराइड का अपचयन करवाया था SnCl2 की उपस्थिति में, तो ही हमें KCS पर्पल प्राप्त होता है। दूसरा तरीका है इसका फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा अपचयन करवाया था। फॉर्मेल्डिहाइड खुद आसानी से फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो जब हम ACl3 का फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, इसको कहते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें Au का सोल प्राप्त होता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ऑरिक क्लोराइड के स्थान पर हम प्लेटिनम क्लोराइड ले लें, PtCl2 ले लें, तो भी हमें Pt का सोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और Ag का सोल बनाने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि AgCl को टैनिक अम्ल से रिएक्शन करवा दो तो टैनिक अम्ल इसका अपचयन कर देगा और Ag का सोल प्राप्त हो जाएगा। यानी हमें किसी भी यौगिक का अपचयन करवाना है तो हमें हमेशा धातु का सोल ही प्राप्त होगा। इम्पोर्टेंट यहाँ ये है KCS पर्पल क्या होता है, और एक क्लोराइड की SnCl2 द्वारा अपचयन करवाने प्राप्त गोल्ड सोल को ही हम KCS पर्पल कहते हैं। ठीक है ना। अगली विधि है जल अपघटन विधि। जल अपघटन विधि में किसके सोल बनाए जाते हैं बताया था मैंने आपको अभी, सही बात, धातु हाइड्रोक्साइडों के। ठीक है, जैसे FeCl3 को H2O से जल अपघटित करवाया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल हमें प्राप्त हो गया जो कि भूरे रंग का होता है। ठीक है ना। उभय अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि से हम सोल बनाएंगे किसके, अविलेय लवणों के।
ठीक है ना। अविलेय लवणों की सोल बनाते हैं, विलेय लवण तो आसानी से घुल ही जाते हैं, तो अविलेय लवणों की सोल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका उभय अपघटन करवाते हैं। जैसे AS2O3 की रिएक्शन H2 इसमें H2S गैस जब हम पास करते हैं तो हमें AS2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल प्राप्त होता है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट को की रिएक्शन जो हम KX से करवाते हैं, यह KX का मतलब Br2 या I2 है, यानी कि बी ब्रोमीन का सोल बनाना है हमें AgBr का या AgI का सोल बनाना है। तो हम जब AgNO3 की अभिक्रिया KBr या KI से करवाएंगे तो हमें AgX यानी कि ये Br लिया है तो AgBr का और आयोडीन लिया है तो AgI का सोल प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हमें मर्क्यूरिक सल्फाइड का सोल बनाना है तो मर्क्यूरिक साइनाइड में H2S गैस पास करनी पड़ती है, उभय अपघटन होता है, उभय अपघटन होने से HGS प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, उभय अपघटन का मतलब समझ में आता है ना। उभय अपघटन का मतलब होता है दोनों का अपघटन हो जाना, यानी इन अभिक्रियाओं की मोटे तौर पर हम समझें कि एक का धनायन तो दूसरे के ऋणायन से जुड़ता है और दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से उभय अपघटन विधि द्वारा भी हम अविलेय लवणों के सोल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिक्षेपण विधियों की। ठीक है, दोनों ही विधियां इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिक्षेपण विधि का मतलब क्या होता है? परिक्षेपण का मतलब होता है हमने अभिक्रिया के दौरान या प्रक्रिया के दौरान परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में वितरित किया, यानी कि परिक्षेपण किया, उसका हमने उसको वितरण किया। तो वितरण विधियां दो प्रकार की पढ़नी है हमें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक प्रक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने यांत्रिक विधि का उपयोग किया है। इसके लिए हम एक चक्की काम में लेते हैं जिसको हम कोलाइडी चक्की या कोलाइडी मिल कहते हैं। चक्की में दो पार्ट होते हैं, ये धातु के बने दो पार्ट होते हैं और हमें पता है चक्की में जो धातु के पार्ट होते हैं या दो पार्ट होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, यानी उनके बीच का जो अंतराल है इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो इनके बीच का अंतराल है इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट कर देते हैं। रखते कोलाइडल रेंज में ही है, 1 nm से 1000 nm के बीच का ही होता है, लेकिन उस 1 nm से 1000 nm के बीच में कौन सा आकार रखना है, 300 nm 400 nm जो भी रखना है वो गैप ही हम मेंटेन कर देते हैं। ये जो दोनों पात्र होते हैं ये हमेशा एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। तो जिस चक्की को चलाते हैं हम तो क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले उस पदार्थ का निलंबन डालते हैं जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है, यानी कि जो भी हमारा डीपी बनानी है, यानी कि जो विलय करने वाला पदार्थ है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, उसका परिक्षेपण माध्यम में पहले निलंबन बनाते हैं। और जब निलंबन को इसमें डालते हैं तो ये चक्की चलती है, तो इसकी चक्की के चलने से इनके बीच का जो गैप अंतराल है, ये जो निलंबन के बड़े कण थे वो छोटे कणों में टूटकर कोलाइडी रेंज में आ जाते हैं और इससे निकलने वाला पदार्थ कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है ना। तो इस विधि में कोलाइडी मिल का उपयोग किया जाता है। इस हेतु पदार्थ को पीस कर उपयुक्त विलायक में निलंबन बनाते हैं, पदार्थ को पीस कर उपयुक्त विलायक में निलंबन बनाते हैं और इस निलंबन को कोलाइडी चक्की में डालते हैं जिसमें धातु के दो पार्ट होते हैं जिनके बीच की कोलाइडी परास 1 nm से 1000 nm के मध्य होती है। ठीक है, चक्की के घूमने पर निलंबन के कण कोलाइडी परास में टूट जाते हैं और कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे पेंट, वार्निश, टूथपेस्ट, तेल कंपाउंड और आदि सभी के जो सॉल्व बनते हैं वो यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण विधि, जिसको हम ब्रेडिग आर्क विधि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। सबसे पहली बात तो इससे हम धातुओं के सोल बनाएंगे। ठीक है ना। धातुओं के सोल कौन सी धातुओं के, जैसे PT, AG, AU, CU है ना, PD पैलेडियम, इन सब धातुओं के सोल इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस विधि हम क्या करते हैं कि जिस धातु का हमें सोल बनाना है उस धातु की दो छड़ बना लेते हैं और वो दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड के रूप में व्यवहार करवाएंगे हम। ठीक है, इनको इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से जोड़ दिया है। इन दोनों छड़ों को हम परिक्षेपण माध्यम में डुबो देते हैं। इन विलयनों को जब इन दोनों क्षणों को जब परीक्षण माध्यम में डुबो देते हैं तो जिस परिक्षेपण माध्यम में डुबो रहे हैं उसके चारों ओर हिमकारी मिश्रण भी भर देते हैं। ठीक है, हिमकारी मिश्रण को भरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि यहाँ इस विधि में हमें क्या करना है, विद्युत आर्क उत्पन्न करवाना है। विद्युत आर्क, ठीक है ना। जब विद्युत आर्क यानी कि इसको कहते हैं हम स्पार्किंग, तो जब स्पार्किंग होती है तो बहुत उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है।
ठीक है। और उच्च ऊष्मा उत्पन्न होगी तो यहाँ जो भी डीएम होगा यानी प्रक्षेपण माध्यम होगा वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें अहिमकारी मिश्रण रखना पड़ता है जो इसको ठंडा बनाए रखता है। ठीक है ना। तो इस विधि में पीटी और एजी या एयू सीयू पीडी आदि किसी भी धातु के सोल बनाते हैं। इस विधि में धातु के 2 इलेक्ट्रोड बनाकर उन्हें डीएम यानी कि प्रक्षेपण माध्यम में डुबोते हैं, जिसे पहले से ही हिमकारी मिश्रण में रखा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को स्पर्श करवाते हैं। ठीक है ना। जैसे 2 तार होते हैं, 2 तार इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं, अगर उनको हम आपस में स्पर्श करवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हैं कि इनको आगे से ऐसे स्पर्श करवाएं तो इनमें स्पार्किंग होगी। तो ये चीज़ ये यहाँ ऐसी है कि ये है, इनको हम ऐसे स्पर्श करवा रहे हैं तो इनमें स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग होगी तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। उनमें जब बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ये आप यहाँ से वाष्पित होने लगेंगी, पिघलेंगी, पिघल के वाष्पित होंगी। वाष्पित होकर जैसे ही ऊपर उठेंगी तो यहाँ इस प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आएंगी। और प्रक्षेपण माध्यम कैसा है यहाँ पर, इस हिमकारी मिश्रण के कारण ठंडा है, तो ठंडी होते ही तुरंत ही संघनित हो जाएंगी और कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों को स्पर्श करवाने पर विद्युत आर्क उत्पन्न होता है, जिससे उच्च ऊष्मा निकलती है एवं धातु वाष्पित होती है, लेकिन ठंडे जल के संपर्क में आने के कारण संघनित होकर कोलाइडी आकार ग्रहण कर लेती है, फलतः धातु का सोल प्राप्त होता है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। इस तरीके से ये साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विधि है कि ब्रेडिंग विद्युत परीक्षण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा हम आसानी से धातुओं के सोल बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ विधियां थी जिनकी सहायता से हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का निर्माण कर सकते हैं।